7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आखिर किसकी पुलिस में है दम? जी हां, आज सियासतदानों के बीच पुलिस की जोर आजमाइश हुई। दिन भर खाकी और खादे का खेल चलता रहा। पंजाब पुलिस बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज कर दिया। मामले में एंट्री हरियाणा पुलिस की हो गई। पंजाब पुलिस को किडनैपिंग के मामले में रास्ते में रोक दिया गया। ड्रामे के बीच पंजाब पुलिस ने कोर्ट का रुख किया। अब कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर कैसे पुलिस वालों को अपहरणकर्ता बताकर बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। कैसे चला दिन भर ये खाकी और खादे का खेल, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सुखबीर बादल का मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला सामने आया है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से भी अब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान पर यह हमला किया गया है। बदलाव मतलब पुलिस का दुरुपयोग नहीं, सियासी विरोधियों पर पुलिस का दुरुपयोग कर रही है सरकार। बादल ने ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरे मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल खड़े किए। तो वहीं अब शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा है कि बदलाव मतलब पुलिस का दुरुपयोग कतई नहीं होना चाहिए। सुखबीर बादल ने भगवंत मान पर हमला किया। एक गिरफ्तारी जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक हंगामा मचा दिया। इन राज्यों की पुलिस को आमने सामने ला दिया। एक गिरफ्तारी जिसे लेकर पूरे दिन हलचल मची रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच तनातनी चलती रही। यह गिरफ्तारी थी बीजेपी कार्यकर्ता तेजिंदर पाल बग्गा की, जिन्हें सुबह सुबह पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी ने 3 राज्यों का सियासी पारा चढ़ा दिया। सियासत के पूरे खेल में कैसे 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई, पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सुबह पंजाब पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर बग्गा के अपहरण का केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा को अपहरण की सूचना दी। बग्गा को पंजाब ले जा रही पुलिस को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने अपहरण के मामले में रोक लिया। फिर कुरुक्षेत्र से बग्गा को लेकर वापस लौटी दिल्ली पुलिस। इस पूरे खेल की कहानी शुरू हुई सुबह 8:30 बजे, जब बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पर जबरदस्त हलचल मची। पंजाब पुलिस ने उनके घर पर दल बल के साथ दस्तक दे दी। घर से तेजिंदर को उठाया और अपने साथ ले गई। घर पर उस वक्त तेजिंदर पाल के अलावा सिर्फ उनके पिता थे। पिता ने पंजाब पुलिस की इस छापेमारी कार्रवाई पर सवाल उठाया। पंजाब पुलिस पर खुद से मारपीट का आरोप भी लगाया। हम लोग सवेरे चाय पानी पी के आराम से बैठे थे। इतने में दरवाजा नॉक किया, देखा तो 2 पुलिस वाले जो आगे भी हमारे यहाँ आ चुके हैं, नोटिस करें, वो अंदर आए। मैंने उनको बिठाया, पानी दिया, चाय पूछी। हम बैठ के बातचीत कर ही रहे थे, तेजिंदर पास बैठा है। इसके बाद 1 मिनट के बाद बाहर से दरवाजा खुला और 10-15 पुलिस वाले ये अंदर घुस गए। कहाँ के पुलिस वाले? पर सारे पंजाब पुलिस वाले थे। पंजाब, यहाँ दिल्ली पुलिस का कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। वो उसको खींच कर ले गए। उसके बाद मैं कमरे में गया, अपना फोन उठाया, उसकी वीडियो लेने लगा है, तो मेरे को वीडियो नहीं लेने दी। मेरे को मुंह के ऊपर पंच किया और जबरदस्ती मेरे को कंधा पकड़ के बिठा दिया। हालांकि पुलिस इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बता रही है। पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग की बात कह रही है की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई दुर्व्यवहार होगा तो उसकी ठीक है, जो कार्रवाई। ये भी जानकारी आपके खिलाफ केस दर्ज किया गया, किडनैपिंग है वहाँ पर दिल्ली में, ऐसी वो उनकी मर्जी है। अगर उनको कोई गलत इंटीमेशन होगी वो वेरीफाई हो जाए। बग्गा की गिरफ्तारी की खबर आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली में बीजेपी समर्थकों का प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस का यह भी कहना है कि इसी दौरान पंजाब पुलिस के 3 पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने एक औपचारिक जानकारी थाने में दी, जो कार्रवाई तेजिंदर बग्गा के खिलाफ की गई है। फिलहाल तीनों पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तेजिंदर बग्गा
कहां पर है, पंजाब पुलिस उन्हें कहां ले गई है और किस जगह क्या कानूनी कार्रवाई कर रही है या किस कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। बीजेपी नेता भी खुलकर बग्गा के समर्थन में उतर आए और इस तरह से तेजिंदर पाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। आज सिख स्टेट के मुख्यमंत्री एक सिख को उसकी बिना दस्तार के नंगे सिर बेइज्जत करते, जलील करते ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सच बोल रहा है। सच बोलने की यह सजा मिल रही है बग्गा को, क्योंकि लूट कसूट जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, उस लूट कसूट को एक्सपोज करते आए हैं, करते रहेंगे। के ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोक प्रवक्ताओं ने बयान दिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें पंजाब पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद तेजिंदर बग्गा के पिता ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई और बग्गा को वापस लाने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। इस बीच पंजाब के एक एसआई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो खुद दिल्ली पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके कार्रवाई में रुकावट की शिकायत कर रहा है। आरोप और हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस के काफिले को रोक दिया, जिसे लेकर खानपुर कोलिया नेशनल हाईवे पर भारी हंगामा मचा। पंजाब पुलिस ने अपनी ओर से सफाई दी, बताया जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से बग्गा को गिरफ्तार किया गया। चार्ज में आपने अरेस्ट किया? हमारे पास FIR लॉज है, 18 नंबर है यहाँ पे अमरली साइबर क्राइम में। जी जी, ठीक है। उसके अलावा ऑलरेडी हमने प्रॉपर नोटिस सर्व करके इनके बाद में अरेस्ट किया है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए अरेस्ट किया। लेकिन हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक न सुने। कुरुक्षेत्र पहुंचते ही पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया और दिल्ली पुलिस तेजिंदर बग्गा को लेकर वापस लौट आई। दरअसल ये पूरा हंगामा तेजिंदर पाल के ट्वीट को लेकर मचा हुआ है। तेजिंदर बग्गा पर केजरीवाल को धमकी देने का आरोप है। बग्गा ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ट्वीट किए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रवक्ता ने बग्गा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 5 बार समन जारी होने के बाद बग्गा पेश नहीं थे। पूरा मामला पहले ही सियासी रंग ले चुका था। बग्गा को दिल्ली पुलिस वापस लेकर आई तो राजनीति ने और तूल पकड़ लिया। पूरे घटनाक्रम के बहाने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर दिया। आज जो दिल्ली पुलिस ने, जो हरियाणा पुलिस ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी को बचाने के लिए जो गैर कानूनी कार्यवाही करी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप पूरे देश के सामने आ गया है कि गुंडागर्दी, लफंगई, हिंसा, दंगे करने वालों को बचाना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर मचे बवाल के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीति के अखाड़े में पुलिस को औजार बनाया जा रहा है? क्या एक दूसरे पर हमले वाली सियासत में पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है? दिल्ली से सुशांत मेहरा और हिमांशु मिश्रा के साथ सत्येंद्र चौहान, कुरुक्षेत्र आज तक। इधर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हुई और उधर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पंजाब पुलिस के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी ने इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई बताया। बग्गा पर छिड़े हंगामे के बीच दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ये गुस्सा फूटा है तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, पंजाब पुलिस के एक्शन को बदलने की कार्रवाई बताया। आप दफ्तर के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकी। जिसने इंद्रप्रस्थ में आज षड्यंत्र रचा था, जिसका समापन आज कुरुक्षेत्र में हुआ है, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई है। इस जीत के
लिए और बीजेपी अन्याय के खिलाफ हमेशा कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे। केजरीवाल कितना भी सत्ता के मद में चूर हो जाए, हम उनको सबक सिखा कर रहे हैं। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी चरम पर है। पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया तो सीधे केजरीवाल निशाने पर आ गए। आरोप लगा कि पुलिस आपके हाथों में आते ही शक्ति का दुरुपयोग करने लगी, पुलिस की मदद से विरोधियों से बदला लेने लगी। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे, तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है। बग्गा की गिरफ्तारी के फौरन बाद दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत कई नेता जनकपुरी थाने पहुंचे। बग्गा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया, पूरे घटनाक्रम की वजह केजरीवाल का फरमान बताया। बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी, ये शर्मनाक काम जो केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है, इसके खिलाफ बग्गा जी के पिताजी ने पंजाब पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। हमारा संघर्ष केजरीवाल की तानाशाही गुंडागर्दी पर के खिलाफ सड़कों पर जारी रहेगा। बीजेपी नेताओं ने बग्गा की गिरफ्तारी को तानाशाही भरा रवैया बताया। पंजाब पुलिस पर कोर्ट के फैसले की अनदेखी का आरोप लगाया। सिख स्टेट के मुख्यमंत्री एक सिख को उसकी बिना दस्तार के नंगे सिर बेइज्जत करते, जलील करते ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सच बोल रहा है। सच बोलने की यह सजा मिल रही है बग्गा को, क्योंकि लूट कसूट जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, उस लूट कसूट को एक्सपोज करते आए हैं, करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं, किसी भी सूरत के अंदर पंजाब पुलिस ने जो इलीगल काम किया है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। कोई भी अरेस्ट हो, उस अरेस्ट में प्रोसीजर फॉलो करना अनिवार्य है और प्रोसीजर ये कहता है कि जो इंटर स्टेट अरेस्ट होती है उसमें बाहर से आई हुई पुलिस को दूसरे राज्य के अंदर उसी लोकल जुरिस्डिक्शन की पुलिस को पहले संपर्क करना पड़ता है, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है और इसी के चलते लोकल पुलिस के कोऑपरेशन के साथ आप जाके अरेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल अपनी निजी खुन्नस मिटाने के लिए पंजाब पुलिस को औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मामला था तो वो दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था, वो पंजाब में ही दर्ज क्यों कराया जा रहा है? पंजाब कोई आम आदमी पार्टी का टार्चर हाउस बन गया, वो दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था। दिल्ली में भी पुलिस है, तो ये काफी बातें देखने वाली हैं। अभी हम इसको जनकपुरी थाने में पेश करेंगे, जहां पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ है और इसकी फर्दर जांच होगी। बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आरोपों पर अपनी बात रखी। इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोक प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट्स को लेकर सियासी तनातनी इस हद तक पहुंचेगी, इसका अंदाजा शायद तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को भी नहीं रहा होगा। पहले वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर ट्वीट पर उतरे, फिर केजरीवाल को लेकर कई ट्वीट किए, दिल्ली में कई पोस्टर भी लगवाए। बढ़ता बढ़ता ये मामला मोहाली में बग्गा के खिलाफ केस दर्ज किए जाने और गिरफ्तारी तक पहुंच गया, जिस पर दिल्ली में संग्राम छिड़ा हुआ है। बग्गा से पहले अलका लांबा और कुमार विश्वास के घर पर भी पंजाब पुलिस दस्तक दे चुकी है। कभी केजरीवाल के साथी रहे ये दोनों नेता उनके धुर विरोधी बन चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई के आरोपों से इनकार कर रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, हिमांशु मिश्रा के साथ सत्येंद्र चौहान, कुरुक्षेत्र, आज तक। पूरी की पूरी सियासत बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच है, जहां पुलिस मोहरे की तरह नजर आ रही है। ऐसा ही एक सियासी खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है। यहां पर भी पुलिस सवालों के घेरे में है, क्योंकि हिंसा के खूनी खेल के दाग खाकी और खादी दोनों के दामन में गहरे होते जा रहे हैं।
बंगाल में चुनाव खत्म हुए, लेकिन नहीं खत्म हुआ तो सियासत का रक्त चरित्र। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बीच उत्तरी कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता का शव लटका मिला है, जिसने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। अपने दौरे के बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए, उन्हें न्याय का भरोसा दिया। वही ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने मामले में सीबीआई जांच की बात कही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। 27 साल का अर्जुन चौरसिया उत्तरी कोलकाता भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल का उपाध्यक्ष था। उसे अमित शाह के दौरे में होने वाली बाइक रैली की अगुवाई करनी थी, लेकिन एक रात पहले ही उसका शव फंदे से लटका मिला। परिवार का आरोप है कि सियासी रंजिश की वजह से उनके लाल को छीन लिया गया। तो लटक जाएगा, नीचे में कुछ रहेगा और नीचे में कुछ भी नहीं है। दोनों पाँव इस तरह है, हाथ ऐसे है, जमीन में पाओ। इसके कैसे हुआ यही हम क्या साबुत कि कोई मारा है कि क्या किया है, साबुत चाहिए। पॉकेट का पैसा नहीं है, उसका मोबाइल है, मोबाइल में फोन करता है, फोन लगता नहीं है, तो हमको इसका साबुत चाहिए। मोबाइल में चेक करिएगा, जो मोबाइल में फोन कराएगा उसी को पकड़िएगा आप लोग। आपका नाम? हमारा नाम राम दुलारी चौरसिया। हाँ, 25 बरस हुआ बाप के मरले, 6 महीना का बाद छोड़ के मरा हम लोग। कोई प्रॉब्लम चल रहा था, किसी ने कुछ नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन की मौत की खबर कोलकाता में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और शव ले जाने का विरोध करने लगे। एक बार जो बीजेपी कार्यकर्ता है अर्जुन चौरसिया 27 साल का कार्यकर्ता, उसका मौत हो जाता है। और आज सुबह करीब 7:30 बजे ये काशीपुर का इलाका है, जिसके एक अबैंडन्ड रेलवे क्वार्टर है जो उनके बिल्कुल घर के पीछे था, वहां से उनकी लटकती हुई शव मिलती है। और फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता तमाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से उसको मार के लटका दिया गया, जिस तरह से परिवार, उसके माँ एक विधवा है, उसके 2 बहनें हैं, उनका ये निवेदन था, ये आग्रह था कि बॉडी को अभी ना निकाला जाए, लटके जैसे है वो लटके रहे, हम देखेंगे। तो पुलिस ने जबरन उसको बॉडी को उतारे और पीछे वाले दरवाजे से ले जाने का प्रयास किया। पुलिस ने आकर के लाठीचार्ज करने का प्रयास करी, रैफ बुला करके। अभी आप बताएं, किसी के घर में किसी की माँ का गोद खाली हुआ, कोल खाली हुआ, आप कहाँ उनसे थोड़ा सा भावना से बात करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे। आप यहाँ भी जबरदस्ती कर रहे, यहाँ भी लाठी चला रहे। हम पुलिस कहाँ, यहाँ की इंसानियत कहाँ गया? अमित शाह के बंगाल दौरे के साथ ही सियासत तेज हो गई है। कल अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमले किए, तो आज बीजेपी कार्यकर्ता की मौत ने इस सियासी आग को हवा दे दी। ऋतिक मंडल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। उधर झारखंड समेत देश के कई राज्यों में ईडी की छापेमारी के दौरान आईएएस अफसर पूजा सिंघल के करीबियों के घर से भारी कैश मिला है। बंडलों में मिली नकदी की गिनती जारी है। पूजा सिंघल झारखंड में खनन और उद्योग विभाग के सचिव हैं। उनके करीबियों के ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। आईएएस अफसर पूजा सिंघल के जितने भी करीबी हैं, जिनके ऊपर शक था, उनके घर छापेमारी की गई और भारी तादाद में कैश की बरामदगी हुई है। पूजा सिंघल झारखंड में खनन और उद्योग विभाग के सचिव हैं। उनके करीबियों के ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। बात एक और मंदिर मस्जिद विवाद की। जी हां, अयोध्या के बाद क्या अब अगला नंबर काशी का है?
जहां ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी के विवाद को निपटाने के लिए कोर्ट की ओर से पहल की गई है। आज कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची तो उसे भारी हंगामे का सामना करना पड़ गया, लेकिन आज शाम को सर्वे के पहले दिन का काम पूरा हो गया। अब अगले 2 दिन फिर सर्वे टीम मस्जिद का दौरा करेगी, जिसके बाद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद जंग का अखाड़ा बनी। विवाद ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का है। ऐसे में सर्वे की टीम के विरोध में मुस्लिम खड़े हो गए। मस्जिद की वीडियोग्राफी का विरोध हंगामे और नारेबाजी में तब्दील हो गया। कोर्ट के आदेश के बाद आज सर्वे टीम पहुंची, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम संगठन भी विरोध के लिए मस्जिद के बाहर डट गए। इस वक्त मौजूद हैं हम कॉम्प्लेक्स में काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी के, और मेरे पीछे आप जो भीड़ इस वक्त देख रहे हैं, उस भीड़ को देखकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को वापस लौटाया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद पूरी तरीके से फुल हो गया था और आज जो है पहले के मुकाबले ज्यादा लोग आए, इसलिए पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं डिप्लॉय है और उन लोगों को वापस कर रही है, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही थी और मस्जिद जो है वो फुल हो गया था। और इसी के चलते वाराणसी पुलिस इस वक्त आप देखिए बीच सड़क से गुदौलिया चौराहे की तरफ उस भीड़ को ले जा रही। आज जुमे की नमाज थी, इसीलिए मस्जिद के बाहर भीड़ थी और भीड़ के बीच सर्वे की टीम ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। नहीं है कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। हिंदुओं द्वारा कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि गलत कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद में भी तो इसी तरह कहे थे कि मूर्ति, उसमें हमारी मूर्ति है, और वो तो कह रहे हैं कि किसी को अंदर ही नहीं जाने देंगे। नहीं, क्यों नहीं जाने देंगे? मुस्लिम पक्षकारों की बात बिल्कुल नहीं सुनी गई है। अच्छा, हालांकि प्रशासन को पहले से अंदेशा था। ऐसे में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा के साथ सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी। प्रशासन किसी भी तरह की हरकत के लिए पूरी तरह से तैयार था, ताकि इलाके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। जुमे की नमाज भी है और आप देख सकते हैं जो मुस्लिम लोग हैं आज नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं। इनकी तादाद आज काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले ही जो कमिटी है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसने कह रखा है कि मस्जिद के भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। हालांकि जो अदालत है उसकी तरफ से जब ये कहा गया कि आज सर्वे होना है, उसके बाद से आज आप देखिए तादाद, जो नमाज पढ़ने वालों की तादाद है वो कई गुना बढ़ी हुई है। लंबी सी कतार आपको इस वक्त दिखाई देगी और ये लोग हैं जो आज इस ज्ञानवापी मस्जिद में आज नमाज अदा करेंगे। आज जुमे की नमाज थी, ऐसे में सर्वे को देखते हुए भारी संख्या में मुस्लिम मस्जिद के बाहर पहुंच गए। जब पुलिस तादाद से ज्यादा पहुंचे, नमाजियों को मस्जिद से हटाने लगी, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर ही एक मुस्लिम महिला नमाज अदा करने लगी। हालांकि मुश्किल से पुलिस ने महिला को समझाया, लेकिन लोगों का गुस्सा था कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। जुम्मे के दिन आती है, जुम्मे के दिन इतनी भीड़ नहीं आती है, मतलब हर जुम्मे को नमाज तो होती है, लेकिन एक कोई फैसला उसला के लेकर के इतनी भीड़ आई है आज। मस्जिद से तो ये कहा ही जा रहा है कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे किसी को। नहीं, बात तो सही है, लेकिन बाकी पब्लिक तो चली गई ना, मतलब नहीं, उनका ये कहना है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आएंगे उनको अंदर नहीं आने देंगे। बोल रहा है, लेकिन देखिए तो प्रशासन के आगे किसी का बस नहीं चलता है। प्रशासन तो तैयार हो जाएंगे तो अच्छे लोग भीतर घुस जाएंगे, लोग खड़े रह जाएंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद के इंतजाम का जिम्मा जिस संस्था के पास है, उसका कहना है कि अदालत ने मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश नहीं दिया है, क्योंकि जिस जगह का दावा किया जा रहा है उसका कोई नक्शा ही नहीं है, इसलिए वो मस्जिद में सर्वे का विरोध कर रहे हैं। कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर ये नहीं किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में घुस करके कोई चीज आप वीडियोग्राफी करावें, क्योंकि खुद उनके मुताबिक अभी तक यही कहा जा रहा है कि जो माँ श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है वहाँ पर, वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर है। तो अगर बाहर है तो मंदिर में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मंदिर में मस्जिद में घुसने के लिए कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं। पुलिस और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद दिखी। सर्वे की वजह से सुबह से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की भी काफी सघन चेकिंग हुई। वहीं मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले है। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के अलावा कोर्ट कमिश्नर की टीम में उनके अलावा उनके 2 सहयोगी और 3 फोटो और वीडियोग्राफर मौजूद रहे, जबकि प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष से 5 वकील और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद थे। कोर्ट का आदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार उस आदेश का पालन कराएगी। या मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश को पालन कराने में सक्षम है। क्या ये जो मस्जिद परिसर है ज्ञानवापी उसके भीतर है? मस्जिद में नहीं है, ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है। मंदिर को घेर करके ब्रैकेटिंग के अंदर कर दिया गया है, उसके अंदर है। विवाद कई साल पुराना है, लड़ाई कई साल पुरानी है। ऐसे में कोर्ट की कोशिश है कि विवाद का हल निकाला जा सके, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। अब आपके ज़हन में सवाल होगा, आखिर क्या है विवाद और कोर्ट किस तरह इस विवाद को सुलझाना चाहता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इसको समझाने की करते हैं कोशिश। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल काशी अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है। यहाँ जाति धर्म से ऊपर है बाबा विश्वनाथ। बाबा के आशीर्वाद से ही इस शहर का रस हमेशा बना रहता है। शायद इसीलिए इसे बनारस कहते हैं। लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है, उसके बिल्कुल पास उसी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद भी मौजूद है। अयोध्या का विवाद सुलझने के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट से काशी का समाधान भी निकलेगा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को समझने के लिए पहले पूरे परिसर को एक बार गौर से देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था। फिर इसके अवशेषों से मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले के बाद 2019 में वाराणसी की कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और बादशाह औरंगजेब ने कभी मंदिर को तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। अभी मुस्लिम समुदाय मस्जिद में रोजाना 5 वक्त सामूहिक तौर पर नमाज अदा करता है। मस्जिद का संचालन अंजुमने इंतजामिया कमेटी करती है। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली कराकर इसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए और उन्हें श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत भी देनी चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां मस्जिद है उसके अंदर ही गौरी गणेश के साथ कई देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं, जिनकी पूजा की इजाजत की मांग पर ही कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद दोनों जगह के सर्वे की इजाजत दी। कोर्ट से इजाजत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ही मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। इस साल अप्रैल में ही स्थानीय अदालत ने एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी। साथ ही 10 मई तक क्षेत्र की वीडियोग्राफी करवाने
और एक सर्वे रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ सिंगार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर है। यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके भीतर है? जी, उसके भीतर है। आप लोग चाहती हैं वहाँ का सर्वे हो और वहाँ की चीजें सामने आए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बस इतना चाह रहे थे कि हम लोग का जो मंदिर है उसका सच सामने आए। अब दोनों पक्षों को उम्मीद है कि जब भी कोर्ट का फैसला आएगा उनके हक में ही आएगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शहनवाज आलम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के एक हिस्से का राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उसको तैयार हो जाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है, असंवैधानिक है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे ये आदेश देता है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर की जो भी स्थिति रही हो 15 अगस्त 1947 को उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यहां तक कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई पिटीशन डाला जाता है तो वो न तो कोर्ट में, न किसी ट्रिब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण के सामने स्वीकार करने योग्य भी होगा। इसीलिए आज तक चाहे वो काशी का मसला रहा हो, चाहे मथुरा का मसला रहा हो, कभी भी उसको इंटरटेन नहीं किया गया। वाराणसी के बाद बात अब अयोध्या की कर लेंगे, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। रामलला के दर्शन करने के साथ ही सीएम योगी ने एक दलित परिवार के घर खाना खाया। जिस अयोध्या से बीजेपी की सियासत परवान चढ़ी और अब केंद्र से देश के कई राज्यों पर उसका वर्चस्व है, तो उसी बुनियाद को मजबूत करने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के 3 दिनों के दौरे से वापस आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में पूजा की, रामलला के दर्शन किए और मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का सबसे अहम पड़ाव मलिन बस्ती में मनीराम का ये घर रहा, जहां सीएम योगी दलित परिवार के साथ खाना खाने पहुंचे। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सीधे इस वक्त सामने उस घर में पहुंच रहे हैं। ये वो घर है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस परिवार को मिला था और अपनी स्थिति से उबरने के बाद आज ये परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहा है। मनीराम, उनकी पत्नी बसंती और उनके साथ में उनके परिवार के जो लोग हैं वो वहां मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री का स्वागत उनकी बेटी शीला वहां कर रही है और अब वो घर के अंदर जा रहे हैं। यहां से वो अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे परिवार के साथ में और उनके साथ में आज का ये भोजन करेंगे। स्वागत के बाद सीएम योगी अंदर दाखिल हुए और परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। उनके साथ मंडल के प्रभारी मंत्री AK शर्मा भी थे। मनीराम और उनकी पत्नी बसंती पहले खस्ताहाल टीम के घर में रहते थे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें ये घर मिला। मुख्यमंत्री के घर आने पर परिवार बेहद खुश नजर आया। आज देंगे, सहारा देंगे। क्या खाए, खाना अच्छा लगा क्या? हाँ, खाना अच्छा लगा है। और क्या उनसे आपसे क्या बातचीत हुई, कितने देर तक बैठे? आप रहे आधा घंटा से ऊपर रहे जी। आपने अपनी कोई बात कही उनसे, कुछ अपनी बात कही उनसे? हाँ, अपने दुख बताए हैं कि ऐसी ऐसी परेशानी है, हमारे बच्चों की तरफ ख्याल करिए, हाँ, रोजी रोजगार दीजिए। बहुत खुश है हमारे घरे आए। हाँ। आपकी बातचीत हुई, आपने कुछ कहा अपने मन की बात उनसे? हाँ, कहा हमारे लड़के बेरोजगार हैं, इनका कुछ सुविधा दीजिए। तो कहें कि सबके लिए होगा, धीरे धीरे योजना निकालेगा तो होगा, मतलब घबराओ ना, जो कुछ होगा हम करेंगे। खाने में उन्हें क्या पसंद आया, क्या चीज वो खा रहे थे? सब चीज खाएं, जो जो बना रहा सब खाएं, लेकिन बहुत अच्छा खाना बना है।
मनीराम का परिवार भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि उनके हालत जल्द बदलेंगे। वहीं अयोध्या की तस्वीर बहुत हद तक बदल चुकी है और आगे बदलने की परियोजनाएं जारी हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने 19,000 करोड़ की परियोजना की समीक्षा की है और अयोध्या में तेजी से विकास का भरोसा दिया। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। खाकी और खादी पर सवाल हैदराबाद में उठ रहा है, जहां एक शख्स की सरेआम हत्या कर दी जाती है। भीड़ तमाशा देखती रहती है, नेता चुप्पी साध लेते हैं। सुल्ताना चीखती हैं, चिल्लाती हैं, साफ मांगती है, लेकिन सुल्ताना का ये दर्द सियासत के सांचे पर फिट नहीं बैठता। हैदराबाद के बीच सड़क में एक शख्स का कत्ल हो जाता है। हथियारों से कुछ लोग शख्स को पीट पीट कर मार देते हैं। पत्नी गुहार लगाती है, पब्लिक तमाशा देखती है। मोबाइल पर वीडियो बनाए जाते हैं, लेकिन रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता। आशीन सुल्ताना के सपनों का कत्ल इन चौराहों पर कर दिया गया। उसकी आंखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी गई और ये हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था। आज सुल्ताना अपने भाई से मिलना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर उसे विधवा क्यों किया। मैं तो मेरे भाई को मतलब उनको पनिशमेंट तो कैसा भी होना सर, और मैं ये चाहती कि पुलिस वाले मेरे सामने मेरे भाई को नहीं लाए। मैं उनसे मिलना चाहती सर, मैं उनके सामने जाना चाहती, मैं उनसे मिलना चाहती सर। मतलब हाँ सर, मुझे उनसे बात करना है सर, मुझे उनसे। सुल्ताना नागराजू से बेइंतहा प्यार करती थी। कई सालों का प्यार शादी में तब्दील हुआ, लेकिन यहाँ धर्म और जाति बीच में आ गई। नागराजू दलित था और सुल्ताना मुस्लिम। ऐसे में सुल्ताना के परिवार को ये शादी बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसे में भाई ऐसा हैवान बना कि बहन के हाथों में पति के टुकड़े थमा दिए। वो मेरे रात को इतने बुरे तरीके से मारे, वो जो मैं मेरे आंखों के सामने सर ऐसा मेरे हस्बैंड को ऐसा पकड़े तो सर भी नहीं आया सर, पूरा मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया पूरा सर, पूरा भेजला बाहर आ गया। मेरे दिल को तो इतनी तकलीफ हो रही कि सर जैसा वो मेरे हस्बैंड को मार रहे सर, मैं उनको मारूं सेम वैसी। जो मेरे हस्बैंड को जो तकलीफ हुई उनकी सांस जाते वक्त, मुझे उतना वही है सर मेरे दिल में बस। सुल्ताना को शिकायत सिर्फ अपने भाई से नहीं है, बल्कि उसे शिकायत उन लोगों से भी है जो मौत का तमाशा देख रहे थे। इस भीड़ में एक भी हाथ ऐसा नहीं था जो आगे आकर सुल्ताना की मदद करता। सुल्ताना चिल्लाती रही, अपने पति की जान की भीख मांगती रही। ना भाई ने रहम किया और ना ही भीड़ ने मदद। सर कोई भी हेल्प के लिए नहीं है सर, ये तो मतलब कुछ जंगल में वैसा भी नहीं, ये तो मतलब पूरा ट्रैफिक था सर, बहुत लोग थे कि पूरा फुल ट्रैफिक था। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मेरे रात की जान नहीं बचा सकते बोले जैसा कुछ भी नहीं था सर। अगर ये समाज अच्छा रहा तो मतलब एक इंसान की जान जा रही बोले तो वो लोग को तकलीफ क्या है मालूम बोले तो वो हेल्प करे, तो आज राज बोल के नहीं किसी को भी ऐसा जान नहीं जाती सर। आखिर सुल्ताना का क्या गुनाह था? आखिर उसके पति का क्या कसूर था? सुल्ताना को इंसाफ चाहिए। वो अपने भाई को सजा दिलाना चाहती है, कड़ी से कड़ी सजा होना सर, क्योंकि उन्होंने आज मेरे राज को खत्म कर देना। अब अगर उनको नॉर्मली जेल में डाले, उन्होंने बेल पे भी बाहर आए ना सर, उनकी एक हिम्मत आ जाती कि मैं एक मर्डर करा। अगर कोई और दुश्मनी रही तो ना और एक इंसान को भी मतलब कत्ल करते और फिर मानी कुछ पुलिस लोगों को कुछ पे करके बेल पे आते ना सर बाहर, वैसे आते वो लोगों को, वैसे लोगों को हिम्मत और बढ़ती सर। सियासत का खेल भी देखो, आंसू धर्म के आधार पर तय किए जाते हैं, दर्द जाति के आधार पर बांटा जाता है। आज बड़े बड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वाले ओवैसी चुप हैं। यूपी से लेकर बंगाल तक पीड़ितों का दर्द बांटने वाले ओवैसी के पास अपने राज्य की एक मुस्लिम महिला के लिए दो शब्द नहीं है। राहुल गांधी भी खामोश हैं, प्रियंका गांधी भी ट्वीट करने की जहमत नहीं उठा रही, क्योंकि सुल्ताना का दर्द उनकी सियासत को सूट नहीं करता। हत्या के 24 घंटे के भीतर ही हैदराबाद की रचकुंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जांच का दायरा और बढ़ाया गया है और अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। एक एसीपी रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुल्ताना ने हत्या के प्रमुख आरोपी अपने भाई को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है।
कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक हैदराबाद।